स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। प्रथम 3 श्लोक कल हमने पढ़े थे। आज आगे चौथा, पांचवा और छठा श्लोक पढ़ेंगे। एक बार उसकी कथा जो अभी तक हमने पढ़ी है पंचम अंक की, एक बार दोहरा लेते हैं। पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और उसके ताप को कम करने के लिए उसकी शैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। पद्मिनिका और मधुकरिका ये उसकी 2 दासियां हैं। उनके संवाद से ये बात ज्ञात होती है कि उसकी शैया कहाँ लगाई गई है और वो किससे पीड़ित है। तभी वो दोनों आपस में बात करती हैं और एक कहती है कि तुम वासव दत्ता को बुला लाओ, वो मधुर कथाओं से पद्मावती का मनोरंजन करेंगी। और दूसरी कहती है कि मैं विदूषक को, वसंतक को ये सूचना देती हूँ और उनके माध्यम से राजा उदयन को भी ये सूचना हो जाएगी कि उनकी पत्नी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। वहाँ उदयन भी आते हैं वसंतक के साथ में और ये सुनकर कि पद्मावती पीड़ित है या रुग्णावस्था में है, तो वो कहते हैं कि मैं किसी तरह से वासव दत्ता से मिले हुए दुख को कुछ कम कर पाया था, लेकिन अब पद्मावती की इस अवस्था को सोचकर मुझे पुनः उसी बात का ध्यान आ रहा है कि कहीं पद्मावती भी वासव दत्ता की तरह मुझे छोड़कर ना चली जाए। इस तरह की वो बात करते हैं। फिर वसंतक और उदयन समुद्र ग्रह में जैसे ही प्रवेश करने लगते हैं तो वसंतक वहीं पर उन्हें रोक देता है कि आप अंदर प्रवेश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सांप लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधेरा होता है और दीपक का थोड़ा सा प्रकाश होता है। उस प्रकाश में वसंतक को मुख्य द्वार पर जो लटकी हुई तोरण माला है वो उसे सांप के समान दिखाई देती है। राजा कहते हैं उदयन उसे कि मूर्ख, तुम माला में और सांप में अंतर नहीं कर सकते हो। ये देखो, ये तो माला है और धीरे धीरे संध्या के समय चलने वाली वायु से ये हिल रही है और तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सांप है। ये हमने कल पढ़ा था यहाँ तक। इसके बाद में भीतर प्रवेश करके उदयन कहता है कि पद्मावती तो यहाँ आई ही नहीं, जबकि उन्हें ये सूचना दी गई थी कि पद्मावती समुद्र ग्रह में शैया में आराम कर रही है। लेकिन वहाँ प्रवेश करके उदयन कहते हैं कि यहाँ पर पद्मावती आई ही नहीं। और क्यों नहीं आई, ऐसा वो क्यों कहते हैं, ये चौथे श्लोक में वर्णित है। शय्या नावनता तथास्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौषधेः रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। इसका अन्वय है कि शय्या तथा आस्त्रित समा अवनता न, व्याकुल प्रच्छदा न, अमलम शिरोपधानम शीर्षाभिघातौषधे न क्लिष्टम, रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुं काचित् शोभा न कृता, पुनः प्राणी रुजा शयनम प्राप्य शीघ्रम स्वयं न मुंचति। अब ये अनुमान लगाया है उदयन ने कि पद्मावती यहाँ नहीं आई है और क्या क्या उन्होंने देखा जिस कारण से ऐसा कहा है कि शैया, जो पद्मावती की शैया है वो आस्त्रित समा, वो आस्त्रित फैली हुई और सम मतलब बराबर है, जैसी बिछाई गई थी वैसी की वैसी वो है। अवनताना, झुकी हुई नहीं है। व्याकुल प्रच्छदाना, और व्याकुल भी नहीं है, सिकुड़ी हुई भी नहीं है। तो उस पर जो बिछाया गया है शैया, न तो वो झुकी हुई है, न फैली हुई है और न सिकुड़ी हुई है। शिरोपधानम, जो उसका
शिर उपधान तकिए को कहते हैं कि उसका जो तकिया है वो भी सिर की पीड़ा की औषधियों से मैला नहीं हुआ है। तो सिर की पीड़ा में लगाए जाने वाले लेप से तकिया मैला हो जाता है, लेकिन ये तकिया एकदम स्वच्छ है। और रोग में आँखों को बहलाने के लिए कोई शोभा न कृता, कोई शोभा भी नहीं की गई है, कोई यहाँ पर सजावट भी नहीं की गई है। पुनः प्राणी, और ऐसा प्राणी जो रोगग्रस्त है, रुग्ण है, वो शयनम प्राप्य, शयन को प्राप्त करके या शैया पर पहुँच के शीघ्रम स्वयं न मुंचति, शीघ्र ही उसे स्वयं न मुंचति, स्वयं नहीं छोड़ता है। तो रोग के कारण शैया पर सोया हुआ व्यक्ति तुरंत अपने आप उस स्थान को नहीं छोड़ता है, इस कारण से उसने ऐसा कहा है। तो पद्मावती के स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए जब राजा उदयन वसंतक के साथ में समुद्र ग्रह में आते हैं तो शैया की स्थिति देखकर वे अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पद्मावती नहीं आई, क्योंकि उसके लिए जो शैया लगाई गई है वो व्यवस्थित है, कहीं से झुकी हुई या दबी हुई नहीं है। उस पर बिछाई गई चादर भी कहीं से सिकुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि यदि अगर पद्मावती यहाँ शयन करती तो सभी कुछ अव्यवस्थित होता और यहाँ जो उसका तकिया है वो भी स्वच्छ है। इससे भी ज्ञात हो रहा है, अन्यथा शिरोवेदना में लगाए जाने वाले लेप से वो मलिन हो जाता। और एक बात है कि रोगी का मन और उसकी आँखों को बहलाने के लिए किसी भी प्रकार का सौंदर्य या चित्रलेखन या कोई सजावट यहाँ पर नहीं की गई है, इसलिए भी हमें ऐसा अनुमान हो रहा है। और यदि हमें आया हुआ जानकर पद्मावती यदि यहाँ से उठकर गई है, ऐसा भी कदापि नहीं है, क्योंकि रोग से पीड़ित व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना दुर्बल हो जाता है कि शीघ्रता से वो अपनी शैया को अपने आप नहीं छोड़ सकता या शैया से उठ ही नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें देखकर पद्मावती सहसा यहाँ से उठकर चली गई है, ऐसा भी नहीं लगता है। तो इसलिए उदयन का जो ये अनुमान है वो बिल्कुल उचित है और वो ऐसा कहता है। इसमें समास है व्याकुल प्रच्छदा, व्याकुलः प्रच्छदः यस्याः सा, व्याकुल प्रच्छदा बहुव्रीहि समास है इसमें। शिरोपधानम, शिर उपधीयते यत्र तत् शिरोपधानम। शीर्षाभिघातः, शीर्षस्य अभिघातः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। दृष्टि विलोभनम, दृष्टयोः विलोभनम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इस श्लोक में पूर्वोक्त हेतुओं से पद्मावती के अनागमन रूप साध्य की सिद्धि होने के कारण अनुमान अलंकार है और छंद यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित नामक प्रयुक्त किया गया है। इस श्लोक के बाद पद्मावती को वहाँ न पाकर और खाली शैया देखकर वसंतक अपने स्वामी से कहता है कि पद्मावती यहाँ नहीं है, हो सकता है वो अब आ जाएं, तो इसलिए आप यहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। उदयन कहता है, वहाँ बैठने के बाद में थोड़ी देर बाद कहता है निद्रा माम बाधते, मुझे नींद सता रही है। कथ्यताम काचित कथा, कोई कथा हो तो कहो या कोई कथा सुनाओ तो मैं आराम से सो सकूँगा। तब वसंतक कथा प्रारंभ करता है और उसमें उज्जैनी की ही कथा का उल्लेख करता है कि एक नगर था जिसका नाम उज्जैनी था। और जैसे ही वो कथा प्रारंभ करता है तो उदयन कहता है, जो 5वें श्लोक में वर्णित है, स्मराम्यवन्त्याधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्याः बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्त लग्नं स्नेहान ममैवो रसि पातयन्त्याः।
इसका अन्वय है प्रस्थान काले स्वजनम स्नेहात् स्मरन्त्या प्रवृत्तं नयनांत लग्नं बाष्पं ममैव उरसि पातयन्त्याः अवन्त्याधिपतेः सुतायाः स्मरामि। प्रस्थान काले, प्रस्थान के समय, चलने के समय, स्वजनम अपने जनों को, अपने परिवार वालों का, स्नेहात् स्मरन्त्या स्नेह के कारण या प्रेम के कारण स्मरण करते हुए, प्रवृत्तम नयनांत लग्नम, प्रवृत्तम निकले हुए और नयनांत लग्नम आँखों की कोर में लगे हुए या आँखों के अंत में लगे हुए, बाष्पम आंसुओं से, ममैव उरसी मेरे ही वक्षस्थल पर, पातयन्त्याः गिराती हुई, अवंत्याधिपतेः सुताया अवंती के अधिपति की सुता, अवंती के राजा की पुत्री वासवदत्ता का मैं स्मरामी स्मरण कर रहा हूँ या मैं उसे याद कर रहा हूँ। ऐसा वो कहता है कि पद्मावती की प्रतीक्षा में बैठे हुए उदयन को जब नींद सताने लगी तो उसने वसंतक से आग्रह किया कि मुझे कोई कथा सुनाओ। तो जब उसने वसंतक ने कहानी या कथा सुनाना प्रारंभ किया तो वो अपनी कथा का प्रारंभ ऐसे करता है कि एक उज्जैनी नाम की नगरी थी। तो उज्जैनी का नाम सुनकर उदयन को पुनः वासवदत्ता की स्मृति हो जाती है, क्योंकि वासवदत्ता उज्जैनी के राजा की ही पुत्री थी। तो जब वो उज्जैनी से उदयन के साथ में विदा हो रही थी उस समय स्वजनों के स्नेह के कारण उसकी आँखों की कोर से निकले हुए जो अश्रु थे वो उदयन के वक्षस्थल पर गिर रहे थे। और उस दृश्य को या उस अनुभव को याद करते हुए राजा उदयन पुनः उज्जैनी और वासवदत्ता के विचारों में गुम हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए या मेरे प्रेम के कारण वासवदत्ता ने स्वजनों को छोड़ा और कोई जाग न जाए इस भय से धीमे धीमे चुपचाप रोती हुई वासवदत्ता के नयनों से लगातार बहने वाले अश्रुओं से मेरा वक्षस्थल भी भीग गया था। मेरे प्रति प्रेम और उस प्रेम के लिए स्वजनों का त्याग करना कितना मार्मिक था, ये सब उदयन को पुनः स्मरण हो रहा है। इस श्लोक में प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा और शेष 3 चरणों में इंद्र वज्रा होने के कारण यहाँ पर उपजाति नामक छंद प्रयुक्त हुआ है। इसके साथ और उसकी स्मृति में क्या क्या उन्हें याद आता है वासवदत्ता की स्मृति में, तो उदयन यहाँ पर जो कहते हैं वो इस 6ठे श्लोक में बताया गया है। बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मामेक्षमाणया हस्तेन सृष्टकोणेन कृतम् आकाशवादितम्। उपदेशेषु माम ईक्षमाणया यया सृष्टकोणेन हस्तेन बहुशः अपि आकाशवादितं कृतम्। उपदेशेषु उपदेश के समय या शिक्षा प्रदान करते समय, माम मुझे, ईक्षमाणया लगातार देखने के कारण, यया जिसने, सृष्ट कोणेन, सृष्ट मतलब छूटे हुए, कोणेन मतलब वीणा को बजाने का जो कोण होता है, मिजराव होता है या जो यंत्र होता है, उससे, उस हस्तेन, उस हाथ से, जिस हाथ से वो वादन कर रही है उस हाथ से उस वादन का जो कोण है वो छूट गया है, उसी हाथ से बहुशः अनेक बार आकाशवादितम कृतम, उसने आकाशवादित किया था, शून्य में हाथ को हिलाया था या शून्य में बजाने की क्रिया को उसने किया था। तो ये यहाँ पर पता चलता है कि उदयन जो थे वीणा वादन में बहुत कुशल थे और वासवदत्ता को वीणा वादन की शिक्षा उन्होंने प्रदान की थी और वासवदत्ता उन पर बहुत अधिक अनुरक्त थी। उसी समय को याद करते हुए उदयन वसंतक से इस 6ठे श्लोक में कह रहे हैं कि जब मैं उसे वीणा बजाने की शिक्षा देता था
तो वो एकटक मेरी ओर देखती रहती थी और कई बार उसके हाथ से वीणा बजाने का जो कोण है, जो तार का बना हुआ कोण होता है जिससे वीणा के तारों को झंकृत किया जाता है, वो उसके उस हाथ से गिर जाता था जब वो वीणा बजाती थी। लेकिन मुझे एकटक देखते रहने के कारण उसके हाथ से वो मिजराब या वो कोण कब गिर जाता था उसे पता नहीं चलता था, और फिर भी वो मुझे देखती हुई बिना कोण के खाली हाथ से वादन करती रहती थी। ऐसा वो दृश्य मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मिजराब के गिर जाने पर या उस कोण के गिर जाने पर उसके हाथ शून्य में ही घूमते रहते थे और वीणा से किसी भी प्रकार की तान न निकलने पर भी उसे कुछ भान नहीं रहता था, उसे कुछ याद नहीं रहता था। वो केवल मेरी ओर देखती रहती थी मुझ पर अनुरक्त होने के कारण। तो अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी और अपनी शिष्या वासव दत्ता की पुरानी स्मृतियों के कारण वो उसे किसी भी तरह से भूल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। ये इन 2 श्लोकों से उन्हें पुरानी स्मृति वापस आ गई है, ये हमने इनमें पढ़ा है। इसमें सृष्ट कोणेन, सृष्टः कोणो यस्मात् सह तेन सृष्ट कोणेन आकाशवादितम आकाशे वादितम, सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, और अनुष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये सब सुनने के बाद में कि वासव दत्ता को बार बार उदयन किसी भी बात से, किसी भी प्रसंग के कारण याद कर रहे हैं, तो वो जब उदयन की इस प्रकार की दशा देखता है तो कहता है कि ठीक है, अब मैं कोई और कथा कहता हूँ, क्योंकि उज्जैनी का नाम लेते ही आप पुनः उन्हीं विचारों में चले गए हैं और पुनः व्यथित हो रहे हैं मेरे कारण से, इसलिए अब मैं कोई दूसरी कथा कहता हूँ। लेकिन तभी उदयन को फिर नींद आ जाती है। समुद्र ग्रह की शीतलता के कारण वसंतक उदयन को सोता हुआ देखकर उनके लिए प्रावारक लेने चला जाता है। प्रावारक का अर्थ है चादर लेने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कौन आता है, क्या स्थिति होती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे।